पिछले 2-3 साल में दक्षिण हरियाणा में खास तौर पर मानेसर इलाके में 2-3 बड़े आंदोलन हुए। चाहे 1810 एकड़ ज़मीन का मामला हो, उसके मुआवजे की बात की जाए, सहरावन की बात की जाए, अहीर रेजिमेंट की बात की जाए, खेड़ की दौलत टोल को यहाँ से हटाने की बात की जाए, ये तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं। क्या लगता है कि आपको इस नगर निगम चुनाव में जनता का गुस्सा देखना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए, 1810 एकड़ का जो मुद्दा है उसमें अब भी सामना कर रहे हैं और आगे भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारे इलाके में सही बात ऊपर तक पहुंचाने वाले की कमी है। वजह क्या है कि लीडर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, सभी अपने अपने लीडरी झाड़ रहे हैं और सही बात सही समझाने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम सही बात आगे रखेंगे, इन बातों का देखिए, जो किसानों के साथ हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार माने या ना माने, टिकट मिले या ना मिले, देखो मुद्दा ये सही है, किसानों के हक की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और किसान अपनी जगह सही है, क्योंकि इस रेट में जो आज रेट दिए जा रहे हैं, इस रेट में आगे कहीं कुछ नहीं मिलना। आज जो है महंगाई बहुत बढ़ गई, किसानों की बातें बिल्कुल जायज़ है, मैं इस हक में हूँ और इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि उनको ये पता है कि ये आदमी सक्षम है और ये हमारी लड़ाई आगे अच्छे ढंग से रखेगा, तो हमें वो आगे जरूर रखेंगे। जी सर, जिस तरह से आपने बात की अभी यहाँ पर कि किसानों की लड़ाई, तो एक लड़ाई हम ई टेंडरिंग को लेकर के भी देख रहे हैं, सरपंचों की तरफ से हो रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें तो रूरल में उनकी जो पैठ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है जितना वो अर्बन में हमें वेल कनेक्टेड दिखते हैं। तो क्या बीजेपी का इसका असर जो है वो निगम चुनाव में भी पड़ सकता है? किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर जाए तो गांव-गांव में आप जुड़े हुए हैं लोगों से। किरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ की आपने बात की जी, जो सरपंच के चुनाव हुए हैं वहां पे बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। हाँ, जिला परिषद के चुनाव में यहां से जेजेपी की उम्मीदवार जिला परिषद के चेयरमैन बनी है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। क्या लगता नहीं कि आपको जनता का रोष है और किसानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर? 2021 में ये नगर निगम का गठन किया गया था, 3 साल हो गए, चुनाव नहीं हुआ, लूट जारी है, नगर निगम बनाने तक का विरोध किया यहाँ के ग्रामीणों ने। देखिए, हमारे इलाके के ग्रामीण भी और शहरी, हमारा वैसे निगम बन गया तो ग्रामीण रह क्या गया, आप ये बात मान के चलो, हमारा शहरी है और हमारा उनसे जो गाँव में परिस्थितियाँ थी और यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत फ़र्क है। हम निगम में आ गए हैं तो निगम की समस्याएं अलग हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो नहीं कही जा सकती और हमें पता है उनका जो है समाधान कैसे करेंगे, हम समाधान उनका कर लेंगे। और लोगों को जो है, यहाँ की जनता को विश्वास भी है कि ओम प्रकाश ऐसा सक्षम आदमी है कि अगर हम इसको यहाँ से चुन के भेजेंगे तो वो अपनी बात को आगे अच्छे ढंग से रखेंगे, हमारी बात मनवा लेंगे, हम पब्लिक की बात आगे मनवा लेंगे। मेन बात यह है कि आपकी बात आगे रखने वाला कैसा है, मेन बात ये है। हम जनता की बात रखेंगे और जनता जब हम चुनेगी तो हम जनता की बात नहीं रखेंगे तो रहेंगे कहाँ? 2011 में जब चुनाव हुआ ना नगर निगम गुड़गांव का, तो एक बात खास थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि उनका मेयर प्रत्याशी जीते, तीनों मेयर वो बनाए, लेकिन बाजी मारी राविंद्रजीत सिंह ने। 2017 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर खेमेबंदी किए बैठे थे कि अब की बार कुछ भी हो जाए वे मेयर बनाएंगे, लेकिन वहां भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर को। तीनों मेयर जो हैं वो राविंद्रजीत सिंह ने बनाए, उसमें सीनियर डिप्टी मेयर की जो प्रत्याशी थी वो कांग्रेस की थी। तो मानेसर नगर निगम में भी आप मानते हैं कि क्योंकि दक्षिण हरियाणा की राजनीति, अहीरवाल की राजनीति का ये शुरुआती चरण है, क्या कहेंगे कि राविंद्रजीत के आशीर्वाद के बगैर मेयर बन पाएगा मानेसर का? देखिए, इस तरह की ना तो अब राव इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी में है, भूपेंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी में है और सुधा यादव जी इसमें भारतीय जनता पार्टी में है। क्या ये दक्षिण हरियाणा के तीनों प्रबल मतलब जो है हमारे बहुत बड़े नेता नहीं है? आज इस इलाके में सबसे बड़ी जो शख्सियत है ये तीनों साथ हैं और तीनों साथ भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में अगर तीनों भारतीय जनता पार्टी से दूर कैसे जाएंगे? सभी के साथ से सभी का साथ, सबका विकास, और ये होगा और सब साथ रहेंगे। राविंद्रजीत का समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, सबका, मैंने कब कहा, मैं ना राव इंद्रजीत को कम आंक रहा, ना राव भूपेंद्र जी को कम रहा, डॉक्टर सुधा जी को, किसी को भी कम नहीं आंक रहा।
किसी के भी साथ के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इन सब नेताओं का साथ चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता को छोड़ के और किसी एक नेता पर निर्भर करें, नहीं। हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सबकी साथ ही लेने पड़ेंगे। राव इंद्रजीत सिंह इस अहिरवाल के सर्वमान्य नेता हैं, उनको तो कोई दूर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इसी तरह से सफर हमारा चलता रहेगा। सियासत के शोले आप देखना नहीं भूलिए, क्योंकि हम लगातार जनता से भी जुड़ेंगे, पार्षदों से जुड़ेंगे, मेयर से हमारी मुलाकात होगी और वो सब हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव कवरेज में सियासत के शोले में। तो लगातार हमारे सियासत के शोले का जो ये सफर है आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज हम मानेसर की धरती पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको मिलवाया उनसे जो मेयर पद के लिए आगे दावेदारी के तौर पर देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज एक और मुलाकात आपकी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी में एक अपनी अच्छी पैठ बनाई हुई है और वो भी मेयर पद के उम्मीदवार के रेस में जो है सबसे आगे नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन इन सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ओम प्रकाश यादव जी हैं जो बहुत ही अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। ओम प्रकाश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ पधारे, हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी एमएच टीम का धन्यवाद जी। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं अपने सियासत के शोले का सफर और आगे चलते चलते आपसे कुछ सवाल जवाब भी हो जाएंगे और जानने की हम कोशिश भी कर लेंगे कि क्या है, किस तरह से आपकी तैयारी है इन सबको लेकर के। तो आपको हम चाहेंगे कि आप इससे तो ओम प्रकाश जी, हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि अपने इस सफर के साथ हम गुड़गांव, मानेसर, इन सब की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, मानेसर में निगम चुनाव पहली बार होने जा रहा है, क्या इससे मानेसर की जो तस्वीर है वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी जी। और भविष्य में मानेसर नगर निगम को दुनिया का नंबर 1 नगर निगम बनाने की कोशिश रहेगी जी। सर, आपकी तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि चुनौती बहुत है? देखिए जी, सबसे ज़्यादा तैयारियां ये है कि हम आम वोटरों के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं उनको सुन रहे हैं, उनको जो भी समस्याएं उनको दूर करने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों को क्या क्या चाहिए, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों से बात करेंगे तो उनकी सभी की भावनाएं हमारे साथ आएंगी। हम कोशिश करेंगे लोगों से जुड़े रहें और लोगों की जो भी दुख तकलीफ है उसको दूर करें। तो आपको मुख्य मुद्दा मानेसर में क्या नजर आता है? किन मुद्दों के साथ जो है आप जनता के बीच में जाएंगे सर? देखिए, मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 चीजें हमारे मुद्दे में रहेंगी। लेकिन सर एक चीज बताइए, गुरुग्राम से निगम चुनाव लगातार वहां पर होते रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर तस्वीर देखें, हकीकत देखें तो किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसे भरोसा दिलाएंगे मानेसर की जनता को कि गुरुग्राम से कुछ बेहतर ही होगा यहाँ? देखिए, हमें राजनीति में आए हुए करीब 35 साल हो गए। 35 साल का अनुभव, हमने छोटे से बड़े इलेक्शन सारे लड़े हैं। 35 साल का अनुभव बहुत होता है। हमें पता है किस अफसर से कैसे काम किया जाता है, कैसे कैसे जब हम सही रहेंगे तो हमारा काम भी सही रहेगा। तो सर, हम लगातार आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कि कैसे आप मानेसर की जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि गुरुग्राम से बेहतर तस्वीर और तकदीर जो है वो मानेसर की बनेगी। गुड़गांव से बेहतर इसलिए बनेगी कि हमारा जो यहाँ का एरिया है वो काफ़ी कम है और ज़्यादातर एरिया है कि हम हर एक के आदमी के, हर गाँव के आदमियों के टच में रहेंगे। टच में रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि किस गांव में क्या समस्या है, किस एरिया में, किस सेक्टर में क्या समस्या है। क्योंकि एरिया हमें यहाँ ज़्यादातर पब्लिक के साथ रहते हैं तो पब्लिक का हमारा आना जाना निरंतर बना रहता है। तो हमें जब समस्याओं का साथ के साथ पता होगा तो उसको सुलझाने की भी साथ के साथ कोशिश की जाएगी।
मेन काम रहेगा कि स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। जो नगर निगम के जितने भी हॉस्पिटल होंगे उनको बेहतर मतलब बेहतर ढंग से उनको रखें। हॉस्पिटल जो भी हो उसमें आम गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी अमीर भी ये चाहेगा कि मेरे पास पैसे भी हों, लेकिन जो नगर निगम के हॉस्पिटल हो इतने बढ़िया हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों को माफ़ करें। शिक्षा भी, हमारे स्कूल भी ऐसे हों जो बड़े बड़े ये दुकानें खुली हुई, जितने भी बड़े स्कूल खुले हुए हैं इनसे बेहतर हमारे निगम के स्कूल हों। स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा में सबसे ज़्यादा आज गरीब जनता की लुटाई हो रही है, उस पर हम ये ध्यान देंगे कि इन लोगों की लुटाई ना हो और हर आदमी को, गरीब आदमी को भी स्वास्थ्य की और शिक्षा मिले। इसीलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा काम किए जाएंगे और ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम बेहतर काम जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे यहाँ कई हॉस्पिटल बड़े बन रहे हैं, उनका भी रख रखाव और उनको अगर हम ढंग से रखेंगे तो पब्लिक को बहुत आसानी होगी। चलिए सर, हमारे साथ ना हमारे सहयोगी नीरज जी भी जुड़ेंगे और बाकी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बैठ करके बातचीत करेंगे। हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर और यहाँ पर हम तमाम बातचीत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सहयोगी नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है ओम प्रकाश जी। हमारी एक कोशिश है कि मानेसर नगर निगम का चुनाव चूंकि पहली बार हो रहा है और पहली बार में लोग अपने पार्षद के साथ साथ मेयर को भी चुनेंगे, तो कुछ सवालात आपसे करेंगे। किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव के बीच में जाने वाले हैं और जो आंदोलन बीच में चल रहे थे उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आपके साथ बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश यादव जी हैं जो जुड़े हुए हैं। तमाम बातें हमने उनके साथ की है, लेकिन उनका राजनीतिक करियर, उनका सफर कैसा रहा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ जो चुनावी वक्त है उसके लिए किस तरह की तैयारी है। तमाम विपक्षी दल की तरफ से भी तब बातें कही जाते हैं, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उन सब के लिए इनके पास क्या जवाब है ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी नीरज के पास चलूंगी और नीरज जी आपसे हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो आप ओम प्रकाश जी के बारे में थोड़ा, उनका राजनीतिक करियर क्या रहा, सफर कैसा रहा वो भी। बिल्कुल, इनका तारुफ कराना बेहद ज़रूरी है और इनका तारुफ कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2011 में जिस दामाद जी की बात की जा रही थी, रॉबर्ट वाड्रा की बात की जा रही थी, उस ज़मीन के मुद्दे को ओम प्रकाश जी ने ही लाइमलाइट में लाया, शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद उस सिलसिले को अंत तक निभाया और इसके साथ साथ ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच रहे हैं मानेसर के, पूर्व पार्षद रहे हैं और ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं। ये तमाम ये इनकी खूबियां थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे वक्त से और इनकी खास एक पहचान मानी जाती है मानेसर इलाके में किसानों के मुद्दे को लेकर खास तौर पर। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाए। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे। मानेसर नगर निगम के चुनाव होना जा रहा है पहली बार और इस चुनाव के अंदर खास बात ये भी रहने वाली है कि जनता सीधे मेयर पद को चुनेगी, मेयर प्रत्याशी को चुनेगी, मेयर प्रत्याशी को वोट देगी जी। आप किन मुद्दों को लेकर मानेसर नगर निगम के चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि मेरे 5 मुद्दे होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 5 चीज़ों पे काम करेंगे। छठी ये रहेंगी, पब्लिक के बीच में रहेंगे। आज कोई समस्या है, कल दूसरी समस्या आ सकती है, तो निरंतर पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक के लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी पब्लिक से बैठ के कोई भी फैसला लेंगे, पब्लिक से मिल के फैसला लेंगे, अकेले कोई फैसला नहीं लेंगे। अकेला फैसला लेने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन पब्लिक के और पंचायत के 10 आदमियों से 20 आदमियों से मिलकर जो फैसला लेंगे उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, नहीं आपने ये बात बताई कि 5 चीज़ें रहेंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 ऐसी खासियत बताएं कि जनता आपको मेयर पद पर चुनाव में वोट दे तो क्यों वोट दे। देखिए, जनता जनार्दन मालिक होती है और उनके मन में क्या चल रहा है अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं। हमने जब भी काम किए, सरपंच रहे तो हमारा गुड़गांव के अंदर मानेसर गांव सबसे बेहतर गांव था, एक ये मुद्दा है। दूसरा, हम उस समय भी बिजली पानी के लिए सरपंच रहते हुए भी उस समय भी संघर्ष करते रहे, बिजली पानी के लिए हम लड़ते रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों की जो भी समस्याएं थी उनको हम सॉल्व करते रहे। दूसरा, हम किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे।
2004 में हमारे गांव की ज़मीन एक्वायर हुई थी। 2004 से निरंतर हम अब तक लड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो ज़मीन हमने बेच दी थी, अधिग्रहण के डर से बिल्डरों को जो ज़मीन बेची थी, वो ज़मीन हमने, उस ज़मीन का हम मुआवजा लेंगे। अभी हमारा फैसला कुछ दिनों में आएगा, उसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे इलाके को, हमारे इलाके के किसानों को कम से कम 500-600 करोड़ रुपए का पूरा फ़ायदा होगा, जो कि हमारी इस इलाके की संघर्ष की और इस इलाके ने हमें आगे कराया, उसके बदौलत हम 500-600 करोड़ रुपए वापस किसानों को दिलवाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। किसानों को प्लॉट भी मिलेंगे, किसानों को उस ज़मीन की रॉयल्टी भी मिलेगी। अब देखिए, आप 2011 की बात कर रहे थे। 2011 में मारुति में जो कांड हुआ था, एक HR के मैनेजर को जला के मार दिया था। उस समय मारुति सुजुकी ने ये फैसला किया था कि भाई हम यहाँ प्लांट शिफ्ट कर देंगे, हम इस तरह का अगर यहाँ माहौल रहेगा तो हम इस पे फैक्ट्री को यहाँ बंद करेंगे। लेकिन हम आए इलाके के, हमने अपने सारे सरपंच, उस समय के जो भी सरपंच थे उनको साथ लिया। सभी सरपंचों ने, जो उस समय इलेक्टेड थे, सभी सरपंचों ने मुझे अध्यक्ष बनाया और हमने मारुति के साथ, मारुति को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि हम इसके बाद ऐसी घटना आपके यहाँ पे नहीं होने देंगे। और हमारी तब से अब तक निरंतर ये कोशिश रही है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि इस इलाका बदनाम हो। उसके बावजूद ये फैक्ट्री चली और आज शांति का माहौल इस मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में है। ये हमारे इस इलाके की देन है कि हमने इलाके को साथ लेके और ये काम किए। आगे भी इस तरह की कोई भी समस्या आएगी, हम आगे इलाके के साथ रहेंगे और इलाके का काम करेंगे, इलाकों के साथ रहेंगे। रोज़ समस्याएं आती हैं, हर दिन। आज कुछ दिन पहले पानी हमारे यहाँ 1977 में सिर्फ 5 फुट नीचे पानी था, आज 400 फुट पानी नीचे जा रहा है। हर साल 30-40 फुट नीचे जा रहा है। तो हर साल नई समस्याएं आएगी। जिस तरह की समस्याएं आएगी उसको मिल बैठ के पब्लिक के साथ रह के उस समय समस्याओं को हल करेंगे। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में, आपने कहा कि इलाके के लोग आते समस्या बताते हैं, आपने मारुति सुजुकी के साथ भी मिलकर के उन समस्या जो थी उसको सुधारने की कोशिश की और आज भी वो आप कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं एक विपक्षी दल की तरफ से भी है, क्योंकि एक प्रबल दावेदार की तरफ से वो भी उतर रहे हैं। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, भले ही उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, लेकिन निगम चुनाव से अपनी पैठ बनाने की कोशिश है। इन सबके बीच में आपके खुद बीजेपी से अगर हम कहें तो दावेदारी पेश करने वाले कई सारे हैं, जिनमें एक मेयर पद के लिए दावेदारी के तौर पर एक प्रबल दावेदार आप नजर आते हैं। तो ये चुनौती से आप कैसे पार पाएंगे? ये चुनौती, किसी के सामने अगर चुनौती ना हो, चुनौती से डर के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? चुनौतियां तो रोज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब भी स्वीकार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चुनौतियां अगर नहीं होगी, अगर आराम से कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसका हमें इज्जत भी नहीं रहेगी। चुनौतियां मिलेगी तो ही हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष का नाम ही चुनौती है। तो किरण, क्या ओम प्रकाश जी बीजेपी की सीट के अपना टिकट के साथ ही चुनौतियों में जाएंगे, या फिर बगैर, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो भी चुनौती का सामना करेंगे? ये कड़ा सवाल है। देखिए, मेरा सीधा है कि अगर बीजेपी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेशर्ते कि कोई गड़बड़ किसी और तरह की हो गई तो हम उसमें ये होगा कि हमारे जो गांव है उन्होंने मेरे को एक आश्वासन जरूर दिया हुआ है कि अगर इलाका, मतलब कोई ऐसी बात आ जाए तो इलाके के जो हमारे 30 के 30 गांव हैं, उनसे 30 गांव हम इकट्ठे होकर एक पंचायती उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। उसमें पता नहीं वो मेरा नाम आए या ना आए, लेकिन हमारी ये है कि हमारी टिकट अगर इधर उधर जाती है तो हम 30 गांव के आदमी पंचायत करेंगे और पंचायत करके एक बढ़िया उम्मीदवार लाने की सोचेंगे ताकि इस नगर निगम को बढ़िया बना सके। सर, आपने गड़बड़ी की बात की, कैसी गड़बड़ी? कि गड़बड़ नहीं हुआ तो? देखिए, सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती और वो आपको पता है, हमें पता है। ओम प्रकाश जी, ज़मीनें आपके एक्वायर की सरकार ने, रोजगार का वायदा किया था, लेकिन रोजगार मिला नहीं यहाँ के युवाओं को। अगर जनता आपको मौका देती है मेयर पद के लिए, तो क्या वो जो 75% आरक्षण का जुमला था दुष्यंत चौटाला का कि यहाँ के हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा, क्या लगता है कि आप उसको पूरा करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, हमारा जो इलाका औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें अगर कोई काम करने वाला बंदा है तो वो खाली नहीं है। आज के हाल में जो 75% का नारा है वो ठीक है, होना चाहिए। 75% स्थानीय बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, मेरा ये है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र जहाँ होता है
वहाँ पे रोज़गार कई तरह के होते हैं। रोज़गार ये हो गया, आप रेहड़ी लगा के भी अपना काम कर सकते हैं, आप लेबर हट्स बना के आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपनी चाय की दुकान बना के काम कर सकते हैं, आप अपना परचून की दुकान बना के काम कर सकते हैं। लोगों को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का है, हर तरह के काम हो जाते हैं। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होता है तो लोकल आदमी ही इस कामों में होते हैं, और हमारे आदमी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए जिसने नहीं करना वो किसी पे भी कमियां निकाल सकता है, लेकिन अगर कोई काम करने वाला है तो आज खाली नहीं है, हर एक आदमी सक्षम है और सभी को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। जब ये मारुति कांड हुआ तो मेरे पास इलाके के बच्चे आ गए करीब 500-600, और ये कहने लगे आप गलत कर रहे हो, मारुति पे प्रेशर डालो, हमारे लोकल बच्चे लिए जाएँ। मैंने कहा कि अगर नहीं भी ले रहे हैं तो उनमें से कुछ टेम्पू चलाने वाले थे, उनमें से कुछ ट्रक चलाने वाले थे, उनमें से कुछ दुकान वाले थे। जो बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि आप जो है इस मारुति पर दबाव डालो, वही बच्चे 3 महीने के बाद, जब 3 महीने तक फैक्ट्री नहीं हुई, तो ये कहने लगे जी इसको मारुति को किसी भी कीमत पर रोको, अगर ये चली गई तो मेरे तो ट्रक खड़ा है, कोई कह रहा है मेरा टेम्पू खड़ा है, मेरी दुकान बंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब रहेगा तो सबको रोजगार अपने आप मिल जाता है। मेन ध्यान हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो हम सब सही रहेंगे, कहीं ना कहीं से रोजगार हमें मिल जाएगा। हर आदमी को हर तरह का रोजगार नहीं होता। तो कोशिश होगी आपकी तरफ से कि नई नई कंपनियां आए, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि रोजगार, जो एक बातें तो है 75% की, लेकिन इसके अलावे भी देखिए मैडम, मैंने सबसे पहले भी कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि नई कंपनियां भी आए, उस तरह का हम उनको माहौल दें। उस तरह का अगर माहौल नहीं होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो हमारे पास आएंगी। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे आएंगी।